हेलो एंड कैसे हो आप सब लोग। मैं हूं आशीष और आप देख रहे हो बायोलॉजी वाला। तो हम आज जो चैप्टर करने वाले हैं वो है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। 12th क्लास का सेकंड चैप्टर है, इसका हम रिवीजन करेंगे। जहाँ जहाँ से पूछा जाएगा, नीट क्या पूछता है, कहाँ से पूछता है, वो मैं आपको कराऊंगा। और ज़्यादा बातें नहीं करते हैं चैप्टर को शुरू। तो चैप्टर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन है। जो कॉन्सेप्चुअल चीज़ें होंगी वो मैं साथ में आपको बताता हूँ चलूँगा, उसके बिना कुछ होगा नहीं, क्योंकि थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। तो यहाँ पहली लाइन से हम शुरू करते हैं। यहाँ लिखा है कि एज यू अवेयर ह्यूमंस आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एंड विविपेरस। विविपेरस वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो संतान को जन्म देते हैं, बच्चों को जन्म देते हैं, ठीक है। ओविपेरस होते हैं जो अंडे देते हैं। एंड द रिप्रोडक्टिव इवेंट इन ह्यूमन इंक्लूड फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। तो यहाँ से कुछ टर्म्स हैं जो कि एक एक करके बताई गई हैं, जैसे कि गैमेट का बनना गैमेटोजेनेसिस होता है, ठीक है, स्पर्म या एग का बनना। इन ट्रांसफर ऑफ द स्पर्म इन द फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट इज कॉल्ड एज इंसेमिनेशन, यानी जो फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट है वहाँ पर ट्रांसफर करना स्पर्म का, उसे हम इंसेमिनेशन कहते हैं। तो ये जरूर ध्यान रखना, ट्रांसफर ऑफ स्पर्म लिखा है, ट्रांसफर ऑफ सीमेन नहीं लिखा है, तो यहाँ से में भी बन सकता है कुछ। ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू द फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट इज कॉल्ड एज इंसेमिनेशन एंड फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट टर्म ये है, थर्ड है, फोर्थ है लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट एंड दिस इज फॉलोड बाय द फॉर्मेशन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। जाइगोट जो है वो फाइनली फिर आपका डेवलप होगा, वो आपका ब्लास्टोसिस्ट बनाएगा। एंड ब्लास्टोसिस्ट का बनना जो है वो ब्लास्टुलेशन होता है एंड दिस अटैचमेंट टू द यूट्राइन वॉल इज कॉल्ड एज इम्प्लांटेशन। फिर आपका जो ब्लास्टोसिस्ट होता है हमारे अंदर ह्यूमंस में ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं, ब्लास्टुला नहीं बोलते। वो ब्लास्टोसिस्ट जा करके आपका यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम है वहाँ पर इम्प्लांट होगा। एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट उसके बाद होता है, उसको हम जेस्टेशन पीरियड बोलते हैं, एक टर्म ये है। फिर बच्चे का जो जन्म होता है उसको हम बोलते हैं पार्टुरेशन। तो यहाँ से ये टर्मिनोलॉजीज हैं, मे बी दे विल आस्क फ्रॉम ईयर, यहाँ से कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं। फिर नीचे लिखा है यू हैव लर्न दैट दीज रिप्रोडक्टिव इवेंट अगर आफ्टर प्यूबर्टी देयर आर रिमार्केबल डिफरेंस बिटवीन द रिप्रोडक्टिव इवेंट इन द मेल एंड द फीमेल। फॉर एग्जाम्पल स्पर्म फॉर्मेशन कंटिन्यू इवन इन द ओल्ड मैन। तो मैन में तो स्पर्म लेट तक बनते रहते हैं, पर फीमेल में एक टाइम पर 50s में जा करके ये सीज हो जाता है, जिसे हम आगे पढ़ेंगे, मीनोपोज उसे कहते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से शुरू होता है द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में यहाँ हम पहले स्ट्रक्चरल चीज़ों को पढ़ेंगे, उसके बाद हम फीमेल में पढ़ेंगे ऐसे ही, ठीक है ना। तो पहले पढ़ते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज लोकेटेड इन द पेल्विस रीजन। तो पहली बात ये ध्यान रखना, द रीजन इज पेल्विस रीजन में आपका लोकेटेड होता है। लिखा है इट इंक्लूड्स अ पेयर ऑफ टेस्टिस। यहाँ पर आपको ध्यान रखना एक पेयर टेस्टिस का होता है। वो ध्यान रखने की बात ये है, टेस्टिस आर गोनाड्स। तो फीमेल में भी गोनाड्स कहलाते हैं ओवरी को, और यहाँ भी गोनाड्स एक कॉमन टर्म है। तो होता ये है कि ह्यूमन बीइंग में मेल में ऐसा होता है कि गोनाड्स होते हैं। जब ये डिटरमाइनिंग हो जाता है कि भाई लड़का ही है, माइनस फाइनली जो है टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर होता है एक, वो काम करता है और गोनाड्स जो है वो कन्वर्ट हो गए टेस्टिस में बनना शुरू हो जाते हैं। तो फिर आपके जो गोनाड्स होते हैं वो ऊपर से एब्डोमेन वाले एरिया से स्क्रोटम में आते हैं नीचे यहाँ पर, ठीक है। स्क्रोटम में दो पार्टीशन होते हैं, एक साइड में एक आएगा, एक साइड में दूसरा आएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि टेस्टिस जो है वो रिमेन इन द एब्डोमेन रह जाते हैं वहीं पर ही और नीचे उतरकर नहीं आते। दैट इज कॉल्ड एज क्रिप्टो और किडिज्म। फिर उसमें ऑपरेशन होता है तो ठीक कर देते हैं, फाइनली ये बात है। तो यहाँ से सवाल बन सकता है कि अगर मान लो आपका जो टेस्टिस है वो वहीं रह जाए, एब्डोमेन में ही, नीचे ना आए, तो उससे क्या प्रॉब्लम होगी। तो आप ध्यान रखना, उससे स्पर्म नहीं बनेंगे। टेस्टोस्टेरोन के बनने पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, स्पर्म बनने में प्रॉब्लम होती है, ये वाली बात ध्यान रखना। तो यहाँ पर सवाल है कि एक पेयर टेस्टिस का होता है, असेसरी डक्ट्स होती हैं, ग्लैंड होती है, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया होता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर कुछ डायग्राम्स दिए गए हैं जिसको हम समझेंगे छोटा छोटा करके। तो सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है द टेस्टिस आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी विद इन पाउच ऑफ कॉल्ड स्क्रोटम। तो आपको पता होना चाहिए बॉडी से बाहर एक पाउच होता है, दैट इज स्क्रोटम, उसको कहते हैं स्क्रोटम, ठीक है। और स्क्रोटम हेल्प इन द मेंटेनिंग द लो टेम्परेचर। यहाँ से एक कॉमन सवाल है, बहुत बार पूछा जाता है कि भाई जो स्क्रोटम है उसका काम क्या होता है। तो ध्यान रखना, स्क्रोटम का काम होता है कि वो लो टेम्परेचर को मेंटेन करती है टेस्टिस के लिए। 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर करती है बॉडी के तापमान से, जिससे कि स्पर्म बन सके। यानी इंपॉर्टेंट बात यह है कि स्पर्म का फॉर्मेशन जो है वो बॉडी टेम्परेचर से 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लो टेम्परेचर पर होता है एंड लोअर देन द इंटरनल बॉडी टेम्परेचर नेसेसरी फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस, जो कि स्पर्म बनने के लिए नेसेसरी होता है।
तो यही बात थी, अगर इस आपके टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी में ही रह जाएंगे तो टेम्परेचर की प्रॉब्लम होगी और स्पर्म बनना नहीं होगा, स्पर्म नहीं बनेगा। इसका मतलब ये नहीं कि हार्मोन नहीं बनेंगे, टेस्टोस्टेरोन जरूर बनेगा। इन एडल्ट्स ईच टेस्टिस इज ओवल इन शेप, यहाँ से आपको ये लेंथ याद करनी है, लेंथ है 4 to 5 सेंटीमीटर, ये लर्न करना है, और विड्थ है 2 to 3 सेंटीमीटर, ये यहाँ से लर्न करना है आपको। द टेस्टिस इज कवर्ड बाय द डेंस कवरिंग, तो यहाँ कवरिंग का नाम नहीं दिया गया है, अगर आप चाहते हो जानना तो यहाँ 3 कवरिंग होती है टेस्टिस की, ठीक है, मैं नोट कर देता हूँ ऐसे ही। सबसे बाहर होती है सबसे बाहर की तरफ होती है ट्यूनिका एक्सटर्ना, या फिर ट्यूनिका वेजाइनेलिस उसको बोलते हैं, वेजाइनेलिस। फिर उसके बाद दूसरी होती है ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, एक थर्ड होती है ट्यूनिका वेस्कुलोसा। वेस्कुलोसा होता ये है कि जो आपका टेस्टिस होता है, टेस्टिस के अंदर ना कुछ कंपार्टमेंट्स होते हैं, ठीक है, ऐसे बना देते हैं अभी तो नॉर्मली हम। तो टेस्टिस के अंदर जो ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया लेयर होती है, ये वाला सवाल कभी पहले आया करता था कि विच लेयर फॉर्म द कंपार्टमेंट इन द टेस्टिस। तो ध्यान रखना, टेस्टिस के अंदर जो ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया लेयर है वो कंपार्टमेंट बनाती है 250 से 300 तक, लगभग 250 to 300 तक कंपार्टमेंट्स होते हैं। उन कंपार्टमेंट्स को हम कहते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। और टेस्टिकुलर लोब्यूल्स जो है उसके अंदर आपको 1 2 3 लगभग 1 से 3 तक आपको सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स मिलते हैं। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स इज द एक्चुअल साइट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द स्पर्म, उसी के अंदर स्पर्म बनते हैं। तो 1 से 3 तक आपके एक कंपार्टमेंट में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होते हैं, ये भी सवाल बनता है, ठीक है ना। तो हमने ऐसे नॉर्मल बना लिया समझने के लिए, बाकी चलते हैं फिर वहाँ देखते हैं क्या दिया है, एक बार पढ़ लेते हैं। यहाँ लिखा है ईच लोब्यूल कंटेन 1 to 3 हाईली कोइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। तो हर एक लोब्यूल के अंदर आपके 1 से 3 तक हाईली कोइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं, एंड इन विच स्पर्म आर प्रोड्यूस, जिनमें आपका क्या होता है, स्पर्म बनता है, ठीक है ना। यहाँ लिखा है कि ईच लोब्यूल्स कंटेन 1 to 3 हाईली कोइल्ड सेमिनी, ये सवाल बनेगा 1 to 3, यहाँ से याद रखना हर एक लोब्यूल के अंदर जो आपके 250 से 300, या ध्यान रखना यहाँ पे 250 लिखा तो आप 250 लर्न कर लेना। हर एक टेस्टिस में लगभग 250 तक कंपार्टमेंट होते हैं, तो भैया वो उसके अंदर आपको 1 से 3 तक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स मिलते हैं। अगर हम थोड़ा सा उसको देख ले पहले, फिर आगे पढ़ेंगे, पहले यहाँ देखते हैं एक बार। देखो होता ये है कि मान लो हम एक जो है टेस्टिस का सेक्शन देख लेते हैं काट के, तो उसमें ऐसा होगा कि अगर आप सेक्शन काटोगे तो आपको सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो है वो सेक्शन में कटे हुए दिखाई देंगे इस तरह से। तो ये 3 मैंने बनाए थे, तो इनको हम समझो इनके बीच में भी स्पेस है, तो ऐसे ही यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ कि भाई आपके ये मान लो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के सेक्शन कटे हुए आपको दिख रहे हैं। तो होता यह है कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर की लाइनिंग जो होती है ना, उसको अपने बोलते हैं जर्मिनल इपिथीलियम। क्या बोलते हैं? जर्मिनल इपिथीलियम। तो जर्मिनल इपिथीलियम के अंदर आपका एक लंबे वाली सेल होती है, कुछ आपकी छोटी सेल्स होती हैं, क्यूबॉइडल इपिथीलियम होती है। अच्छे पेपर में सवाल आता है, यहाँ तो पूछा नहीं जाता कि कैसी होती है, क्यूबॉइडल होती है। इसमें कुछ इलोंगेटेड टाइप की सेल्स भी होती हैं जैसे कि ये, तो ये ध्यान रखना। छोटे वाली सेल्स जो हैं ये आपकी स्पर्मेटोगोनिया बनाती हैं, डिवाइड होती रहती है, माइटोसिस होती रहती है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर की इपिथीलियम की लाइनिंग की बात हो रही है, वहाँ पर जो सेल्स हैं दे आर स्पर्मेटोगोनिया। फर्दर यहाँ पर आपको स्पर्म बनेंगे, वो मैं आपको सिखाऊंगा कैसे बनते हैं। डिवाइड करती रहती हैं, यहाँ पे खूब सारी सेल्स होती हैं, माइटोसिस करके संख्या बढ़ाती हैं। लंबे वाली सेल होती है उसको कहते हैं सर्टोली सेल। ये सर्टोली सेल है भाई, है ना यहाँ पर। तो इनके बीच में 2-3 मैंने दिखाए हैं, तो इनके बीच में स्पेस है। उस स्पेस में अगर हम बात करें तो अब उस स्पेस के अंदर ऐसा नहीं है कि वो खाली स्पेस होता है। इंटरस्टिशियल टिश्यू वहाँ होता है और वहाँ कुछ सेल्स भरी होती हैं, उसके बीच में गुच्छा होता है सेल्स का। दे आर कोल्ड एज इंटरस्टिशियल सेल, ठीक है, इंटरस्टिशियल सेल। ये कहाँ होती हैं? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में होती हैं, जो स्पेस होता है वहाँ पर। इंटरस्टिशियल सेल्स का नाम दूसरा है लेडिग सेल। लेडिग सेल ये, तो इनके काम है, आगे दोनों का काम बताऊंगा क्या होता है। लीडिंग सेल क्या करती हैं, सर्टोली सेल क्या करती हैं, और जो स्पर्मेटोगोनिया बना रही हैं जो आपकी सेल्स हैं यहाँ जर्मिनल इपिथीलियम की, वो क्या करती हैं फाइनली। तो अभी तो देख लो, इस पोजीशन को ध्यान रखना, कौन कहाँ होता है, ये वाले सवाल आते हैं, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं वापस वहीं पे। यहाँ लिखा है कि
ईच सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज लाइन ऑन इट्स साइड एंड बाय टू टाइप ऑफ सेल, एक तो होती है मेल जर्म सेल्स, दे आर कॉल्ड एज स्पर्मेटोगोनिया एंड द सर्टोली सेल्स, दूसरी सर्टोली सेल है। एंड द मेल जर्म सेल अंडरगो मियोटिक डिवीजन, तो हम ये पढ़ेंगे कि मेल जर्म सेल्स जो होती हैं वो मियोसिस करती हैं, मियोसिस करके जो मेल जर्म सेल्स होती है वो आपका स्पर्म का फॉर्मेशन करती हैं। वाइल द सर्टोली सेल प्रोवाइड द न्यूट्रिशन टू द जर्म सेल, तो सर्टोली सेल होती हैं वो आपकी जर्म सेल्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं। तो ये यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, इसको याद कर लेना, अभी आप दिखाऊंगा कैसे होता है। पर सर्टोली सेल जो है वो आपकी न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रही होती हैं जर्म सेल्स को। ध्यान रखना, सर्टोली सेल डेवलपिंग स्पर्म को भी न्यूट्रिशन देती है, ये जर्म सेल को भी देती हैं, उसको भी देती हैं, ये वाला बात आप याद रख लेना। द रीजन आउटसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, यानी कि जो स्पेस बिटवीन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होता है उसकी हम बात कर रहे हैं। तो रिगार्ड द रीजन आउटसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कॉल्ड द इंटरस्टिशियल स्पेस कंटेन स्मॉल ब्लड वेसल्स, तो एक तो ये ध्यान रखना कि उसके बीच में आपको ब्लड वेसल्स मिलेंगी एंड इंटरस्टिशियल सेल्स मिलेंगी, जिसको हम कहते हैं लीडिंग सेल। ये वाला सवाल आता है भाई बहुत ज्यादा कि इंटरस्टिशियल सेल लीडिंग सेल होती है, याद रखना, कंफ्यूज ना हो जाना। लीडिंग सेल जो है वो आपकी टेस्टिकुलर हार्मोन यानी एंड्रोजन का फॉर्मेशन करती है। एंड्रोजन आपको पता ही है, यहाँ पर टेस्टोस्टेरोन होता है। ये वाला सवाल भी आएगा आपके पेपर में कि लीडिंग सेल क्या बनाती हैं, टेस्टोस्टेरोन बनाती हैं, किसके कहने से बनाती हैं, कौन इन पर काम करता है वो हम अभी बताएंगे, हार्मोनल कंट्रोल समझाएंगे तब। लेकिन ध्यान रखना यहाँ पर आपको एंड्रोजन बनाने वाली सेल जो है वो लीडिंग सेल होती है। आगे लिखा है कुछ और इम्यूनोलॉजिकली एक्टिव सेल्स भी, कॉम्पिटेंट सेल्स भी यहाँ पर पाई जाती हैं जो कि यहाँ दूसरे तरह के काम करने में मदद करती है। तो ये था यहाँ तक का टेस्टिस की बात। उसके बाद यहाँ पर थोड़ी सी बात जो है स्पर्म के पाथ के बारे में हुई है। यहाँ से सवाल आता है कि स्पर्म कहाँ से होता हुआ, कहाँ से गुजरता हुआ, कहाँ पहुँचता है और कैसे पहुँचता है। तो एक बार आप इस डायग्राम में आओ, तो यहाँ से हम पाथ को देखने की कोशिश करते हैं। ध्यान से आप देखो, ये जो आपको दिख रहा है नीचे वाला डायग्राम जिसमें कि आपको टेस्टिस दिख रहा है, तो इस टेस्टिस में आप देखो अंदर कंपार्टमेंट्स हैं एंड दीज आर कॉल्ड एज टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। और ये जो कवरिंग है कंपार्टमेंट्स की, ये जो कवरिंग यहाँ पे आपको दिख रही है, ये कवरिंग मैंने बताया था ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया नाम की जो लेयर है उसने आपकी ये कवरिंग बनाई हुई है। और हर एक लोब्यूल के अंदर आपकी जो ट्यूब्यूल है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, वो घुसी हुई है। 1 से 3 तक यहाँ पर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल अंदर होंगे, ठीक है, इस तरह से। और फिर जो कंपार्टमेंट्स हैं 200, 250, 300 तक जो कंपार्टमेंट हैं उनके अंदर से आपका सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जब बाहर निकलता है तो वो एक स्ट्रक्चर जाल जैसी फॉर्म करता है एंड दैट इज कॉल्ड एज रेटेटेस्टिस। उस जाल जैसे स्ट्रक्चर को रेटेटेस्टिस कहा जाता है। फाइनली आप देख सकते हो रेटेटेस्टिस फर्दर जो है वो एक दूसरे जो स्ट्रक्चर है उसको लीड कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एज वैसा इफ्रेंसिया। हियर यू कैन सी दैट वैस इफ्रेंसिया। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से रेटेटेस्टिस, रेटेटेस्टिस से वैस इफ्रेंसिया और वैस इफ्रेंसिया कंटिन्यू इनटू द एपिडाइडिमिस। फाइनली आप देखोगे ये एपिडाइडिमिस में जा रहा है। यहाँ पे एक बात और ध्यान रखनी है, एपिडाइडिमिस के 3 पार्ट हैं, ये तो यहाँ बताया नहीं गया। पहला कॉर्पस होता है, एक कॉपुट होता है सेंटर वाला और लास्ट वाला कोडा होता है। तो कॉपट, कॉर्पस, कोडा ऐसे होता है, तो उसकी बात नहीं करनी। तो यहाँ एपिडाइडिमिस जो है आपकी स्पर्म को जो है स्टोर भी करती है। यहाँ पर एपिडाइडिमिस के अंदर स्पर्म जो है वो मैच्योर होते हैं। सवाल आता है मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म कौन कराता है, तो एपिडाइडिमिस कराती है। यहाँ पर स्टोर भी होते हैं। और यहाँ पर अगर स्पर्म यूज नहीं हुए हैं तो एपिडाइडिमिस के अंदर फैगोसाइटोसिस वगैरह करके स्पर्म्स को खत्म कर दिया जाता है यहीं पर ही, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हो आपका जो एपिडाइडिमिस है वो फाइनली कंटिन्यू कर रही है किसको, वैस डिफरेंस को। ये यहां से देखो वैस डिफरेंस को कंटिन्यू कर रही है, फिर वैस डिफरेंस जा रही है, लूप कर रही है यूरेटर के ऊपर को। ये भी आप ध्यान से देखोगे, इट विल लूप ओवर द यूरेटर, और यूरेटर के ऊपर लूप कर रही है। फाइनली फिर लूप करके आगे आ रही है। और आप आगे देख सकते हो यहां पर ये एक ग्लैंड होती है, दैट इज अ सेमिनल वेसिकल। तो 2 सेमिनल वेसिकल होती हैं, एक ये है दूसरी ये है, ये ध्यान रखना, ये पेयर्ड ग्लैंड होती है। तो सेमिनल वेसिकल जो 2 होती हैं इनका काम बाबू होता है लगभग 60% पार्ट जो है सीमेन का ये बनाती है। 60% सीमेन कौन बनाती है, सेमिनल वेसिकल ग्लैंड बनाती है। इसमें एक मुख्य चीज होती है दैट इज द फ्रक्टोज। तो ये फ्रक्टोज जो है ओनली मनुष्य के शरीर में सीमेन में ही मिलता है, बाकी मनुष्य के शरीर में फ्रक्टोज कहीं नहीं मिलता है। तो ये सीमेन कौन बनाती है, कौन बनाता है, सेमिनल वेसिकल।
फिर सेमिनल वेसिकल जो है ऊपर वाले डायग्राम में अब आना पड़ेगा आपको, आप ऊपर देख सकते हो यहाँ पर सेमिनल वेसिकल की जो ग्लैंड है सेमिनल वेसिकल वो फाइनली वैस डिफरेंस को ज्वाइन कर रही है। ये वैस डिफरेंस है जाकर के ये सेमिनल वेसिकल की डक्ट में जुड़ रही है। तो यहां से सवाल आता है कि सेमिनल वेसिकल की डक्ट और वैस डिफरेंस जुड़ करके क्या बनाती है? तो ये जुड़ करके इजैकुलेटरी डक्ट बनाती है। सवाल है, पूछा जाएगा इजैकुलेटरी डक्ट वैस डिफरेंस और सेमिनल वेसिकल की डक्ट जुड़कर बनाती है, ये क्वेश्चन है। फाइनली आप देख सकते हो इजैकुलेटरी डक्ट ने यूरिथ्रा को ज्वाइन किया है। अगर आप देख सकते हो तो यूरिथ्रा को ज्वाइन कर लिया है किसने? इजैकुलेटरी डक्ट ने। और उसके ऊपर एक सिंगल ग्लैंड कवर है, दैट इज प्रोस्टेट। उसके ऊपर एक ग्लैंड कवर है, उसे कहते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। तो प्रोस्टेट ग्लैंड सिंगल होती है। प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो प्रोस्टाग्लैंडिन्स सिट्रेट वगैरह बनाती है जो कि सीमेन में होता है। प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो है जाकर के यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन कराते हैं। ऐसे सवाल एनसीईआरटी में नहीं दिए गए। यूट्रस में जो कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं वो कराते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आप देख सकते हो प्रोस्टेट के बाद जो यूरिथ्रा आगे आ रही है उसमें दो ग्लैंड यहाँ फिर से पेयर होती हैं, दैट इज कॉल्ड एज द बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। तो एक और है, तीसरी ग्लैंड ये है बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, इनका नाम है दूसरा काउपर्स ग्लैंड। काउपर्स ग्लैंड जो है आपकी ये बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, ये एक मिल्क सिक्रीशन करते हैं जो कि एक एल्कलाइन सिक्रीशन होता है। होता ये है कि यूरिनोजेनाइटल पाथ होता है मेल में, जिसमें कि यूरिन भी यूरिथ्रा से आता है और स्पर्म भी वहीं से आते हैं। तो यूरिया की वजह से जो एसिडिक हो जाती है नेचर यूरिथ्रा की, उसको जो है न्यूट्रल करने के लिए एक अल्कलाइन फ्लूइड काउपर्स ग्लैंड से निकलता है, दैट इज द पार्ट ऑफ द सीमेन, वो भी सीमेन का पार्ट होता है। तो लगभग 25% सीमेन जो है वो प्रोस्टेट ग्लैंड बनाती है, 60% वो बनाती है, बाकी का बचा हुआ काउपर्स ग्लैंड या बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड बनाती है, ठीक है। तो इस डायग्राम से तो हमें यही देखना था। ये ध्यान रखना कौन किसको ज्वाइन करके क्या बनाता है, ऐसे सवाल पूछे जाएंगे, ठीक है। पेयर्ड में कौन होती है? बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड पेयर्ड होती है और प्रोस्टेट सिंगल होती है, सेमिनल वेसिकल पेयर्ड होती है, ऐसे सवाल आएगा। अब आप यहाँ देखो, यहाँ से आपसे सीमेन का पाथ पूछेंगे। लिखा है द मेल सेक्स एक्सेसरी डक्ट इंक्लूड रेटेटेस्टिस, वास डिफरेंशिया, एपिडिडाइमिस एंड वास डिफरेंस। The seminiferous tubules of the testis open into vas efferentia, बिल्कुल सही बात है। फाइनली थ्रू रेटेटेस्टिस, यानी कि seminiferous tubules से रेटेटेस्टिस से vas efferentia. The vas efferentia leave the testis and open into epididymis located along the posterior surface of the testis. एक सवाल यहाँ से बनता है कि epididymis जो है वो एंटीरियरली होती है या फिर पोस्टीरियर होती है, ऐसा क्वेश्चन आएगा, कर देना। The epididymis leads to the vas deferens and that ascend to the abdomen and loop over the urinary bladder. It receives the duct from seminal vesicle and open into urethra as a ejaculatory duct. तो यहाँ से सवाल आता है कि ejaculatory duct किस किस के जुड़ने से बनती है, आप बता ही दोगे। These ducts store and transport the sperm from the testis to the outside through the urethra, and the urethra originate from the urinary bladder, extend through the penis in external opening called urethral मेटस। तो यार यहाँ इस पैराग्राफ से केवल पाथ ऑफ स्पर्म पूछ सकते हैं, मे बी, तो आप कर देना, पाथ ऑफ स्पर्म कर दोगे। चलिए यहाँ पर फिर डायग्राम है, देखो इसको एक बार ध्यान से देख लो। ये डायग्राम है टीएस टेस्टिस का, जो हम बता रहे थे कि सेमिनल जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं उनका जो डायग्राम दिया गया ये है। इसके अंदर आपको दो तरह की सेल मैंने बताई है। एक सेल इसके अंदर आपको मिलेगी स्पर्मेटोगोनिया, एक सेल मिलेगी आपको इसके अंदर सर्टोली सेल। दो टाइप की सेल हैं और इसके बीच का जो स्पेस है यहाँ पर जहाँ इंटरस्टिशियल सेल लिखा हुआ है ये, तो ये बीच वाला जो स्पेस है इसमें मैं एक बार बताता हूँ इसे रुको, ये वाला यहाँ पर आपकी जो है कुछ सेल्स हैं जो कि हैं आपकी क्या कहलाती हैं, इंटरस्टिशियल सेल, या फिर इनका दूसरा नाम आपको पता ही है लेडिग सेल्स कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? लेडिग सेल्स। तो भाई होता ये है, यहाँ पर मैं बताता चलता हूँ कि जो स्पर्मेटोगोनिया है वो स्पर्म बनाएगी और स्पर्मेटोगोनिया स्पर्म बनाने के बाद मतलब डिवाइड कर रही होती हैं। वो डिवाइड क्यों कर रही होती हैं? होता ये है कि जो आपके इंटरस्टिशियल सेल हैं इनके ऊपर पिट्यूटरी से, एंटीरियर पिट्यूटरी से आने वाला एक हार्मोन एंड दैट इज द एलएच। एलएच जो है एक गोनाडोट्रोपिन है, वो इसके ऊपर काम करता है और ये बनाती हैं फर्दर एंड्रोजन, और एंड्रोजन जो है फिर आपका अंदर जाता है किसके,
सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर, और उसको अंदर खींचने के लिए एक अलग से प्रोटीन होती है, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। यहाँ बताया नहीं गया है, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन जो है वो सर्टोली सेल बनाती है, वो एंड्रोजन को खींच कर ले जाती है अंदर। अंदर जा करके एंड्रोजन जो है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर स्पर्म फॉर्मेशन के प्रोसेस यानी स्पर्मेटोजेनेसिस को प्रमोट करता है, बढ़ाता है, ठीक है, और वहाँ स्पर्म बनते हैं। फाइनली स्पर्म जो है फिर सर्टोली सेल से नरिशमेंट लेते हैं, और उस प्रोसेस को हम कहते हैं, डिफरेंशिएशन का प्रोसेस होता है, उसे हम स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं, आगे देखेंगे, ठीक है ना। और फाइनली फिर जो है स्पर्म छूट करके इसके सेंटर पे आ जाते हैं, यानी कि जो आपका सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होता है इसमें बीच में स्पर्म पड़े होते हैं। ल्यूमेन ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में स्पर्म रिलीज हो जाते हैं, और रिलीज होकर के यहाँ से रेटेटेस्टिस से वैसिफरेंशिया से एपिडिडाइमिस टू वास डिफरेंस टू इजैकुलेटेड डक्ट टू द यूथ्रा, फाइनली बाहर, ऐसा होता है, ठीक है। ये डायग्राम एक बार ध्यान से देखना, क्वेश्चन बन सकता है। एक बार नीचे पढ़ते हैं क्या लिखा है। लिखा है द पेनिस इज द मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया, ये सबको पता है, एंड इट इज द मेड अप ऑफ स्पेशल टिश्यू दैट हेल्प इन द इरेक्शन ऑफ द पेनिस टू फैसिलिटेट द इंसेमिनेशन। द इनलार्ज एंड ऑफ द पेनिस इज कॉल्ड एज द ग्लैंस पेनिस। ये सवाल आ जाता है कभी कभी, ग्लैंस पेनिस क्या है। एंड डिस्कवर्ड बाय द लूज फोल्ड स्किन कोल्ड फॉर स्किन। यहाँ पर बताया कि द मेल एसेसरी डक्ट इंक्लूड पेयर्ड सेमिनल वेसिकल। बिल्कुल यहाँ ये सवाल बनते हैं भाई, ये वाले पेयर्ड वाले। सेमिनल वेसिकल पेयर्ड है, अ प्रोस्टेट एंड पेयर्ड बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, ये काउपर्स ग्लैंड है, ये बनता है। सिक्रीशन ऑफ दीज ग्लैंड कॉन्स्टिट्यूट द सेमिनल प्लाज्मा विच इज रिच इन फ्रक्टोज। ये सवाल बनेगा, फ्रक्टोज कैल्शियम होता है, सर्टेन एंजाइम्स होते हैं, वो एंजाइम्स जो है फर्टिलाइजेशन में काम आते हैं, और कुछ जो है एंजाइम काम करते हैं, ठीक है। एंड दी सिक्रीशन ऑफ बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड ऑल्सो हेल्प इन लुब्रिकेशन ऑफ द पेनिस। दूसरा वो है जो मैंने बताया था आपको, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड यानी काउपर्स ग्लैंड का जो सिक्रीशन होता है वो आपका एल्कलाइन होता है, वो आपका यूरेथ्रा को एल्कलाइन कर देता है, ठीक है। तो यहाँ तक का तो ये था। तीनों ग्लैंड का जो सिक्रीशन होता है विद स्पर्म मिला करके सीमेन कहलाता है। ध्यान रखना, वैस डिफरेंस में जब तक होता है, जब तक केवल स्पर्म्स होते हैं, सिक्रीशन जो है वो एपिडिडाइमिस भी करती है, सिक्रीशन जो है वो वैस डिफरेंस भी करती है, उनका भी सिक्रीशन स्पर्म की मोटिलिटी और मैचुरेशन में मदद करता है। पर सीमेन वो सेमिनल वेसिकल ग्लैंड के बाद ही होता है। जब सेमिनल वेसिकल उसमें कुछ ऐड कर देती है फिर उसको सीमेन कहना शुरू कर देते हैं, ऐसा। यहां तक आपका था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसके बाद आपका है द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। क्या लिखा है, द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ ओवरीज, ठीक है। ये भी गोनाड्स है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है। ऐसे टेस्टिस भी आपका प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। Along with a pair of oviduct, uterus, cervix, vagina, and the external genitalia located in the pelvic region. These parts of the system, along with a pair of the mammary gland, are integrated structurally and functionally to the support and the process of ovulation, fertilization, pregnancy, birth, and child care. आगे लिखा है ओवरीज आर द प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन। ऐसे ही टेस्टिस भी आपका प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। जैसे ओवरी आपकी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, ऐसे ही टेस्टिस भी आपका प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। दैट प्रोड्यूस द फीमेल गैमेट ओवम एंड सेवरल स्टेरॉइड हार्मोन, ओवेरियन हार्मोन्स। ध्यान रखना, टेस्टिस का भी जो हार्मोन है वो भी आपका स्टेरॉइड है, ओवरी का भी जो हार्मोन है वो भी आपका स्टेरॉइड है। द ओवरीज आर लोकेटेड ऑन ईच साइड ऑफ द लोअर एब्डोमेन। ईच ओवरी, यहां से लर्न करना है, साइज याद करना है। ओवरी का 2 से 4 सेंटीमीटर लंबाई है एंड इज कनेक्टेड टू द पेल्विक वॉल बाय द लिगामेंट। क्वेश्चन बनेगा ओवरी किससे जुड़ी होती है, लिगामेंट से जुड़ी होती है। हर एक ओवरी कवर्ड बाय ए थिन एपिथेलियम विच इंक्लूड्स द ओवेरियन स्ट्रोमा। तो भैया ओवरी के बाहर, ये मान लो ओवरी है तो बाहर, सॉरी यहाँ पर आपकी ओवरी है, मान लो इसके ये एपिथेलियम है, जर्मिनल एपिथेलियम होती है इसकी भी, वैसी जैसे वहाँ होती हैं जर्म सेल्स होती हैं, ऊगोनिया बनाती हैं, वो ऊगोनिया कहलाती हैं, ठीक है। यहाँ पर इसके अंदर होता है स्ट्रोमा। तो 2 पार्ट हो जाते हैं, एक बाहर एपिथेलियम है, अंदर स्ट्रोमा है, ठीक है। तो उसमें भी आउटर कोर्टेक्स है, इनर मेडुला है, ऐसा है। यहाँ लिखा है कि द स्ट्रोमा इज डिवाइड इनटू द 2 पार्ट। उसमें भी स्ट्रोमा में भी 2 हिस्से हैं, एक बाहर का जो कोर्टेक्स है, एक अंदर वाला जो मेडुला होता है, ठीक है। इससे कोई सवाल नहीं बनने वाला। लिगामेंट वाला क्वेश्चन आएगा यहाँ से, वो याद कर लेना, ठीक है। पूछते हैं ओवरी किससे कनेक्ट होती है। फिर डायग्राम है, इसमें से कुछ ज़्यादा देखना नहीं है, कुछ नहीं आता यहाँ से।
आगे ठीक थोड़ी लिखी है, इसको पढ़ते हैं। लिखा है द ओविडक्ट, या फिर पहले आप फोटो देख लो एक बार ध्यान से। देखो यार यहाँ इस फोटो में आपको ध्यान से दिखेगा कि ओवरी हैं जो कि लिगामेंट से लगी हुई हैं। यहाँ पर आपको मिलेगा एक लिगामेंट, मेजर लिगामेंट है, ठीक है ना, ब्रॉड लिगामेंट कहलाते हैं। और ये पेल्विक वॉल से इसको जोड़ कर रखते हैं, यूट्रस से भी जोड़ कर रखते हैं, दोनों जगह जोड़ कर रखते हैं, पेल्विक वॉल से भी यूट्रस से भी। फिर आप देखोगे फैलोपियन ट्यूब है, उसके 3 पार्ट दिखाई दे रहे हैं, एक स्थमस है ये, एक एम्पुला है ये, और एक है इन्फंडिबुलम। तो एम्पुला जो है वो वाइडेस्ट पार्ट होता है। ये क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कि वाइडेस्ट पार्ट कौन सा होता है, ब्रॉड पार्ट कौन सा होता है। दूसरा सवाल आता है फर्टिलाइजेशन की साइट क्या है, ये बहुत पूछा जाता है। तो फर्टिलाइजेशन की साइट यही है आपकी, फर्टिलाइजेशन यहाँ होता है, एम्पुलर रीजन में होता है। ओवम जो है वो आपका ओवरी से निकलता है, ओवरी से निकलने के बाद ओवम को आपकी फिम्बरी उठा लेती है, इन्फंडिबुलम उठा लेती है, वहाँ से लगभग 15 घंटे में वो वहाँ पहुँच जाता है एम्पुला में। फिर वहाँ उसका फर्टिलाइजेशन होता है अगर स्पर्म होते हैं तो, ठीक है। तो बाहर जो एरिया है यहाँ पर ओवम निकल जाता है, ठीक है, इसमें, और यहाँ से उठा लिया जाता है। इसको कहते हैं फैलोपियन ट्यूब। फाइनली फैलोपियन ट्यूब जो है एक आपकी पियर शेप, इन्वर्टेड पियर शेप जो स्ट्रक्चर है उसमें खुलती है, उसे यूट्रस कहते हैं। यूट्रस की 3 लाइनिंग हैं, इसके सवाल बनेंगे। सबसे अंदर वाली जो एंडोमेट्रियम होती है वो है सिक्रीटरी होती है, ये सवाल हो सकता है इसका। मायोमेट्रियम में स्मूथ मसल्स होती हैं, ये सवाल बन सकता है यहाँ पर। मसल्स कहाँ होती हैं, स्मूथ मसल आपकी मायोमेट्रियम में होती हैं। सबसे बाहर की तरफ पेरीमेट्रियम होती है, उसको कवर करके रखती है। इम्प्लांटेशन जो होता है मोस्ट ऑफ द टाइम वो आपका कहाँ पर होता है, इन आपकी जो एंडोमेट्रियम है उसमें घुस जाता है आपका फीटस, आपका जो डेवलपिंग ब्लास्टोसिस्ट होता है वो, और मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पर इस जगह पर फंडस रीजन होता है ये इसका, इसमें जाकर के इम्प्लांट होता है, ठीक है। तो ये यूट्राइन कैविटी है, आगे यूट्राइन कैविटी खुलती है सर्वाइक्स में, सर्वाइकल कैनाल है, आगे वजाइना है, ठीक है। तो ये वाला पार्ट है। तो यहाँ पर देखते लिखा गया है द ओविडक्ट, फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस एंड वजाइना कॉन्स्टिट्यूट द फीमेल एसेसरी डक्ट्स। ईच फैलोपियन ट्यूब इज अबाउट, ये याद करना है, 10 से 12 सेंटीमीटर, जो कि आपकी पेरिफेरी टू ईच ओवरी टू द यूट्रस तक जाती है। द पार्ट क्लोजर टू द ओवरी इज द फनल शेप इन्फंडिबुलम। सवाल है इन्फंडिबुलम कैसा होता है, फनल शेप होता है। एंड द एज ऑफ द इन्फंडिबुलम पॉजेस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड एज फिम्बरी which help in the collection of the ovum and after ovulation. The infundibulum leads to a wider, सब पे यहाँ गोला कर लेना, इसका क्वेश्चन बनता है wider part of the oviduct called ampulla. तो ये सवाल है फर्टिलाइजेशन की साइट क्या होती है, वाइडर पार्ट कौन सा होता है, एम्पुला होता है। द लास्ट पार्ट ऑफ द ओविडक्ट इज स्टुमस, सबसे लास्ट पार्ट जो आपका होता है वो कौन सा होता है, स्टुमस होता है। वो नैरो ल्यूमेन नैरो होता है, ये सवाल बनेगा यहाँ से, जो खुलता है आपका यूट्रस में। आगे लिखा है द यूट्रस इज ए सिंगल एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड वॉर्म, कोक इसे कहते हैं। एंड द शेप ऑफ द यूट्रस इज इन्वर्टेड पियर शेप, ये कोई सवाल नहीं बनता। इट इज सपोर्टेड बाय द लिगामेंट, ये क्वेश्चन बनता है यहाँ से। Attached to the pelvic wall, the uterus open into vagina through a narrow cervix. The cavity of the cervix is called as cervical canal, which along with the vagina के साथ जुड़ करके cervical canal जो होती है वो आपकी birth canal बनाती है। ये क्वेश्चन आएगा यहाँ से। आगे लिखा है wall of the uterus has 3 layers. सबसे बाहर की तरफ membranous होती है perimetrium, मिडल होती है मसल्स वाली मायोमेट्रियम, अंदर वाली ग्लैंडुलर होती है एंडोमेट्रियम, सिक्रीशन करती है, ग्लैंडुलर होती है। द एंडोमेट्रियम अंडरगो साइक्लिकल चेंज, हर महीने एंडोमेट्रियम टूटती है फिर नई बनती है, ऐसा चलता है, जो कि आप आगे जाकर के पढ़ोगे, ठीक है। मायोमेट्रियम में कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, उसकी वजह से ऐसा होता है, डिलीवरी भी होती है बेबी की, ठीक है, वो हम पढ़ेंगे आगे। लिखा द फीमेल एक्सटर्नल जेनिटैलिया इंक्लूड्स द मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजरा, लेबिया माइनरा, हाइमन, क्लाइटोरिस। मॉन्स प्यूबिस इज ए कुशन ऑफ फैटी टिश्यू covered by skin and pubic hairs. The labia majora are fleshy fold of the tissue which extend down from the mons pubis and surrounding the vaginal opening. The labia minora are paired fold of the tissue under the labia majora. The opening of the vagina is often covered partially by a membranous called hymen. तो यार ये partially cover करके रखती है। फिर आगे लिखा है the clitoris is teeny finger like structure which lie at the upper part of the 2 labia minora and the urethral opening. ठीक है, यहाँ से सवाल बन जाता है कि क्लाइटोरिस जो है वो मेल पेनिस से रिजेंबल करता है। नीचे थोड़ा लिखा हुआ है कि हाइमन का होना या ना होना वो ज़रूरी नहीं है कि वर्जिनिटी है या नहीं है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो इसको पढ़ लेना एक बारी। फिर नीचे एक डायग्राम दिया है, इस डायग्राम से आपको अगले पेज पे कुछ थ्योरी लिखी है वो याद करनी है। जैसे कि यहाँ लिखा है कि
यहाँ पे एक सवाल बनता है ये वाला, ये पूछ लेते हैं पेक्टोरलिस मेजर्स मसल कहाँ होती है, तो ब्रेस्ट बोन के पीछे, ब्रेस्ट के पीछे की साइड होती है, ये पूछा जाएगा, इसको याद कर लेना यार, है ना। फिर यहाँ पर कुछ सवाल बनते हैं, जैसे कि मान लो यहाँ पर आपको जो ब्रेस्ट है उसके अंदर आपको मिलेगा मेमोरी लोब्स हैं, मेमोरी लोब्स के अंदर एल्वलाई है, एल्वलाई के आगे डक्ट है, डक्ट से एम्पुला, एम्पुला से लेक्टिफेरस डक्ट्स, फाइनली बाहर, और ये मिल्क सिक्रेशन का पाथ है। तो यहाँ से सवाल यही बनता है किसके अंदर क्या होता है, ठीक है, ये जरूर याद कर लेना। मेमोरी लोब के अंदर एल्वलाई, एल्वलाई से आगे मेमोरी डक्ट, डक्ट से आगे फिर से एम्पुला, एम्पुला के आगे लेक्टिफेरस डक्ट्स, फिर निपल, और फिर फाइनली मिल्क सिक्रेशन हो जाता है। यहाँ लिखा है एरियोला, द डार्केस्ट पास जस्ट अराउंड द निपल इज कॉल्ड एज एरियोला, उसे एरियोला कहते हैं, ठीक है। एक चीज़ और है जो थ्योरी में आगे लिखी हुई है, उसको जोड़ लेंगे, ध्यान से पढ़ लेते हैं। चलिए, यहाँ लिखा है फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल फीमेल्स एंड द मेमोरी ग्लैंड्स आर पेयर्ड स्ट्रक्चर ब्रेस्ट एंड दैट कंटेन द ग्लैंडुलर टिश्यू वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट। यहाँ से याद करना है बाबू कि 15 से 20 मेमोरी लोब्स होती हैं जिनके अंदर एल्वलाई होती हैं, क्लस्टर ऑफ सेल्स है वो, एल्वलाई सिक्रेट करती हैं मिल्क जो कि कैविटी में स्टोर होता है, वहाँ से मेमोरी ट्यूब्यूल के थ्रू आगे जाता है। तो वो पीछे डायग्राम में मेमोरी ट्यूब्यूल्स नहीं है, इसको याद कर लेना पक्का। द ट्यूब्यूल्स ऑफ ईच लोब जॉइन टू फॉर्म ए मेमोरी डक्ट, ट्यूब्यूल जुड़ के डक्ट बनाते हैं, डक्ट से फिर मेमोरी एम्पुला बनती है, वो बाहर लेक्टिफेरस डक्ट के थ्रू जुड़ी होती है, ठीक है। तो ये पाथ है, इसको याद कर लेना, जरूर पूछा जाता है, ये पाथ है ना। तो ये स्ट्रक्चरल पार्ट था यहाँ तक का। इसके बाद जो है गैमेटोजेनेसिस वाला पार्ट शुरू होता है और मेंस्ट्रुअल साइकिल वाला पार्ट शुरू होता है। तो इस वीडियो में यहीं तक का रखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको गैमेटोजेनेसिस और मेंस्ट्रुअल साइकिल वाला पार्ट पढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो होप सो वीडियो आपको अच्छी लगेगी, तो चैनल को करना सब्सक्राइब, दोस्तों को करना शेयर। टेक केयर, बाय बाय।